सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। अमेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, हीट वेव्स, यूएनएससी रिफॉर्म्स, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और फिर आखिरी में आपके लिए मेंस का जो क्वेश्चन है रहेगा। ये आईटी रूल है। जनरली हम इसे जीएस पेपर 3 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये साइंस के अंदर टॉपिक है। देन वी हैव हीट वेव्स, ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का है। और ये आपका टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का है। बीआरआई ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है। और आखिरी में जो मेंस का क्वेश्चन है वो है एक प्रीलिम्स का टॉपिक भी है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हियर, ये क्वेश्चन आज के लिए, आज जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया, और एक जो आप लोग आंसर सेंड करते हो उसको भी आई हैव इंक्लूडेड, वो भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। जो आंसर है एक जो आप लोग सेंड करते हैं, तो दैट ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड, एक आंसर है। सो क्वेश्चन देख लो, यूएन इज लूजिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड गेनिंग सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच। डिस्कस करना है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस भी करेंगे। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सौरभ पांडे यूपीएससी नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो इस पर आप लोग अपने आंसर को सेंड करें। ये टेलीग्राम चैनल है और सेंड जरूर से करें, लिखने की आदत डालें, आलस ना करें। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। कई लोग आंसर सेंड कर रहे हैं बट धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। यही सारी कहानी होती है। बहुत लोग शुरुआत तो बहुत चीज़ें करते हैं बट आखिरी तक कोई नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड करें। और कल मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं। एआरसी रिपोर्ट के 2 लेक्चर्स और डाल दिए हैं। सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट पर्सनल मैनेजमेंट है। 2 रिपोर्ट्स और बची हैं। और ये पर्सनल मैनेजमेंट वाली रिपोर्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। एक एक लेक्चर आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर आपका क्योंकि सिविल सर्विस लॉ और इन सब के ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएं की गई हैं। दूसरा जो आपकी रिपोर्ट है, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट वाली बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो मैं आई वाज गोइंग थ्रू इट। तो आई थॉट इस पर भी ए लेक्चर क्रिएट करना चाहिए, तो आई एम इंक्लूडिंग दैट आल्सो। तो ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट के ऊपर है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाओगे और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस जो है ऑलरेडी जो क्लासेस हैं यहाँ आप सब एक्सेस कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। और आप लोग प्रयास करें कि इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। अभी कवर कर लोगे तो बाद में फ़ायदा रहेगा, दिसंबर के बाद मुश्किल होगा क्योंकि सब प्रीलिम्स के मूड में चले जाएंगे। तब बहुत आसान नहीं होगा आप लोग के लिए कर पाना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इस बात को। सौरभ पांडे यूपीएससी आप डाउनलोड करते हो तो ये सब कंटेंट आपको मिलेगा फ्री में। फ्री टेस्ट है, ग्राफिक करंट अफेयर्स है, तो ई बुक है जिसमें 2000 न्यूज़पेपर के टॉपिक्स हैं, हिंदू मेंस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, मैगजीन है, फ्री मैगजीन है, gsreporter.com में जाओगे तो हिंदू की पीडीएफ है, और जीईएस जो है वो आपकी मैगजीन है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है वो भी आप एक्सेस जो है वो कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो आप लोग ज़रूर से करें। और आई विल ट्राई कि अगर नया बैच शुरू हो पाएगा तो मैं आपको ज़रूर से इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत हाई स्कोरिंग ऑप्शनल और इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो शुरू करते हैं। कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट। अब ये सब चीज़ें देखो, कल मैं जब आपसे कल के जो लेक्चर्स मैंने आरसी रिपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के डाले थे, और उसमें हमने थर्ड सेक्टर के ऊपर मैंने, क्योंकि सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट में थर्ड सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, तो थर्ड सेक्टर क्या है वो थोड़ा सा ज़रूरी हमें जानना। तो उस पर मैंने लेक्चर भी दिया था, मतलब वो ऐप के अंदर जो क्लास हो रही है उसमें। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो टॉपिक है इसमें द डिस्कशन इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो यहाँ पे इसे आप पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन इंक्लूड इट अंडर द पॉलिटी सेक्शन ऑल्सो। और ऐसे भी इस पर प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे जो बदलाव आपके कंटिन्यूस बेसिस में हो रहे हैं। अब जनरली क्या है कि जैसे आज के समय में डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है, और इस डिजिटल इकोसिस्टम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जब हम डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं कि दिस व्हेन यू टॉक अबाउट दिस डिजिटल इकोसिस्टम, तो मतलब जैसे मान लो डिजिटल इकोसिस्टम में सरकारें ई गवर्नेंस की तरफ जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या डिजिटल मीडियम का माध्यम यूज़ करके सरकारें गवर्नेंस कैरी आउट कर रही हैं। गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस कैरी आउट कर, ऐसे बहुत सारे प्रयास सरकारों के द्वारा कंटिन्यूस बेसिस में किया जा रहा है। अब लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कही जाती है कि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का टाइम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कन्वे की जाती है, और ऐसे कन्वे की जाती है आपको लगता है वो सच न्यूज़ है, असल में नहीं होता है। तो फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन जाता है।
डीप फेक का भी कंसेप्ट है जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरी सभी से आग्रह रहती है, खास तौर से सभी लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पर्सनल या बहुत सारी अपनी जो इमेजेस वीडियोस इसको बहुत ज़्यादा शेयर मत करो। और ये मतलब हर जगह पे, जैसे आप मान लो टेलीग्राम चैनल पे हो, सारी फोटोज अपनी लगा डाली, हर एक चीज़ की फ़ोटो लगा दी, ठीक है। आपको लगता है कि कोई हमें अप्रिशिएट कर दे, अरे बहुत अच्छी आपकी फ़ोटो है। या आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज़, वीडियोज़, हर चीज़ आप डालते हो, उसका देखो बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखो एक वीडियो सर्कुलेट होता है, अभी आप देखना, जिसमें व्लादिमीर पुतिन है, जो बाइडेन है, उसकी एआई बेस्ड पूरा वीडियो बना हुआ है। वो असल में नहीं है, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे दोनों के बीच में। वो शॉर्ट्स में भी कई बार देखने को आपको मिलेगा। तो वो व्लादिमीर पुतिन और जो बिडेन को ऐसा बना दिए है कि सेम टू सेम आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो ये डीप फेक का टाइम पीरियड है। और इसमें अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, तो उसमें फिर आपको भी रिस्क फेस करना, खासतौर से गर्ल्स की बात किया जाए तो वो उनको थोड़ा सा मतलब ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो शेयर करें उसमें उनका कंट्रोल हो, कि कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कौन डाउनलोड कर सकता है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आज के टाइम। आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले ये सब दिक्कत नहीं थी, बट जब से एआई सिस्टम आ गया वो थोड़ा सा देखने की बात है। दूसरा देखो कि फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी 2023 का जो आपका 2023 का जो आईटी रूल है वो लेकर आया गया। और इसके तहत मतलब ये जो आईटी रूल है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 पे बदलाव आपके किए गए। और इसमें अगर अमेंडमेंट की बात करें, जो अमेंडमेंट क्या कहता है, व्हाट डज द अमेंडमेंट सेज, अमेंडमेंट क्या कहता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया गया है रूल 31B। ये रूल नंबर याद नहीं रखना है, बट आपको बस रूल याद रखना है कि हाँ आईटी रूल है, उसमें बदलाव किया है, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरमीडिएटरी का मतलब है जो भी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कोई चीज़ सर्कुलेट करते हो। जैसे मान लो आप फेसबुक के माध्यम से करते हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से करते हो, तो वो क्या है, दैट बेसिकली इज वो क्या है, वो बेसिकली एक प्रकार का इंटरमीडिएटरी है। तो यहाँ पे क्या है कि दे हैव टू मेक अ लाइक जो भी नए चेंजेस हुए उसमें उन्हें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि लाइक दैट यूजर्स डू नॉट होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और शेयर एनी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फेक है। मतलब दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये था कि ठीक है इंटरमीडिएटरीज हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको बस ये है कि ठीक है वो ये कहते थे हम एक प्लेटफॉर्म है जो कि किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी जो जानकारी है या अपने व्यू पॉइंट है उसको उसको वो सामने रख सके। ये चीज़ जो हाईलाइट करते हैं। अब आप ये समझो कि इस सोच की वजह से कि वो दे आर सेइंग कि हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है, तो हम कोई स्टेप नहीं लेंगे कि क्या वो फेक चीज़ सर्कुलेट कर रहे हैं या वो असली चीज़ जो है वो सर्कुलेट आपका कर रहे हैं। तो ये देखना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग अपने प्रोपागेंडा और एजेंडा और बहुत गलत चीज़ें जो है वो भी इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके सेंड कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट है। इसमें ये जिम्मेदारी इंटरमीडिएटरी की भी हो गई कि आपको देखना पड़ेगा किस इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ को जो है वो पब्लिश किया जा रहा है। सो विच इज़ आइडेंटिफाई फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग बाय द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ देखी भी जाएगी बाय द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें खासतौर से फैक्ट चेक का जो काम है वो पीआईबी, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा ही जनरली किया जाता है। वो उसमें कहा जाता है ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। अब अगर कोई इसको कंप्लाई नहीं करता है, तो वहाँ पे अगेन दे हैव द रिस्क ऑफ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, जो कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट है। आपका जो आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन जो उनको मिला है, तो वो लॉस कर सकते हैं। एंड लाइक फॉर एग्जांपल सेफ हार्बर का जो क्लॉज है, इट सिंपली सेज कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो प्लेटफॉर्म को सर्टेन प्रोटेक्शन मिलता है। अगर है ना, तो अगर प्लेटफॉर्म खुद से स्टेप ले रहा है कि उनके अ, उनके प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। अब यूट्यूब के अंदर इतनी सारी जानकारी मिलती है। आपका चैनल है ना, चैनल है, उस चैनल पे बहुत सारे आपके आधार कार्ड मांग लेंगे, पैन कार्ड मांग रहे हैं, एड्रेस मांग रहे हैं, एड्रेस में पिन भेजते हैं, हर चीज़ आपका कर रहे हैं, आपको टैक्स उसमें भी सर्कुलेशन में लेकर आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इट मीन्स व्हाट, दीज प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो मेड लाइबल, दे आर ऑल्सो मेड लाइबल। और ये चीज़ ठीक भी है, इसमें गलत नहीं है। अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो ही और शी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्सेस।
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और भी जो भी जिम्मेदारियां हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना कि आप अपने चैनल के माध्यम से कुछ इस प्रकार का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जो कि सही नहीं है, तो वो बहुत आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि सारी जानकारी अब जो है इन प्लेटफॉर्म्स के पास है, और इन प्लेटफॉर्म से सरकारें भी इसको जो है जानकारी अगर ज़रूरत पड़ी तो दे कैन टेक, वो आपका ये इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का कुछ बातें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व भी कहा है कि इसमें कुछ नेसेसरी सेफगार्ड, देखो इसमें कुछ पिटिशंस के बारे में है, ऑनरेबल कोर्ट जब उसमें अपना जजमेंट देगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एक कोई कॉमेडियन के बेसिस जो है उसके व्यू पॉइंट के बेसिस पे पिटिशन एक दायर की गई है। अब देखो हर चीज़ में हम लोग का क्या थिंकिंग है, देखो आप लोग क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने जा रहे हो, सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो कि आप हर चीज़ पे डाउट करो। यार सरकार ये लेकर आ रही है तो इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये आ रही है तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं आप सोच सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो। आप किसी चीज़ को अगर क्रिटिसाइज भी करते हो, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कोई बात बोली गई हो या फिर कोई रिपोर्ट हो उसके बेसिस पे, ऑथेंटिक रिपोर्ट हो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। बट ऐसे नहीं कि अपने इमोशंस को आप अपने आंसर में उड़ेल दो। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, जो है ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि आप हर चीज़ पे आप कह सकते हैं कि आप हर चीज़ पे एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखो पॉलिसी को लेके या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने भी कुछ बातें बोली हैं, लाइक लाइक द रू मतलब मान लो इसमें यही सारी चीज़ें कही गई, जैसे मान लो कोई सटायर है, आजकल होता है नहीं, देखो सटायर आज का टाइम नहीं है, बहुत पहले का टाइम, बहुत पहले से। और बड़े-बड़े जो पोएट रहते थे वो सटायर करते थे, मतलब अ, कई प्रकार की चीज़ें बोलते थे। और सटायर और पैरोडी, या है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ है, उनके बड़े लीडर्स हैं उनके बारे में कुछ बोल देना, या कोई इशू को बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से ऐसे प्रेज़ेंट करना कि कॉमन पब्लिक समझ पाए। व्यंग जिसे कहते हैं, तो बड़े-बड़े व्यंग वाले कवि भी हुआ करते थे। बट भाषा एक मैटर करती है। लैंग्वेज एक बहुत मैटर करती है। अगर आप बड़े-बड़े कवियों को देखोगे, वो अपनी बात बोल देते थे। बात बोल देते थे और बात जाके दिल में चुभती थी। बात लोगों तक पहुँचती थी। बट लैंग्वेज के बैरियर को जो है ना, उसको क्रॉस नहीं करते थे। लैंग्वेज का बैरियर एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिस पे आपको देखना पड़ता है। आज के समय में देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, मतलब हम ये ज़रूर से कहेंगे कि ये सटायर है ना? ये हम इसकी रोस्टिंग कर रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें, बट एक जो लैंग्वेज मैच्योरिटी होना चाहिए, वो बहुत मैटर करती है। वो आपको आपको शो करता है। अब जैसे आप किसी को अब्यूज़ करो, मान लो किसी को अब्यूज़ करो, किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ़ को टारगेट करो या कुछ बोले ये सटायर है। तो ये, या हम इसको जो है ये है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। कई बार आप देखोगे बहुत सारे हाइली मैच्योर्ड लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी रख देते हैं। सामने वाले को समझ में भी आ जाता है, बट लैंग्वेज के बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा-सा देखना है। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि अगर सपोज़ करो कोई क्रिटिसिज़्म करता है, सटायर करता है, क्या उसको प्रोटेक्शन है? अगर उसने कुछ बात सरकार के खिलाफ बोल दी, तो उसकी उस स्थिति में क्या होगा? सरकार कह देगी ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये गलत है और हटा देगी। तो ये पॉइंट भी ये भी पॉइंट सही है, ये भी है। देखो, अगर सपोज़ करो फैक्ट चेक बेस्ड कोई एक इस इंस्टीट्यूशन, मान लो पीआईबी को आपने कह दिया फैक्ट चेक करना है, सही है कि नहीं, अगर कोई चीज़ फेक है तो फेक है, वो चीज़ आप कर रहे हो। लेकिन आप ये भी देखो कि अगर सपोज़ करो कि कोई जेन्युइन चीज़ बोली गई और उसको फेक बोल दिया गया, तो क्या उसके लिए कोई ग्रीवेंस का सिस्टम है क्या? आप उसको ग्रीवेंस का सिस्टम लेकर आ जाओ, सबसे बेस्ट पार्ट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, कि अगर गवर्नमेंट ये भी देखे कि फेक चीज़ ना स्प्रेड हो, और जो बातें बोल रहा है वो भी ये भी देखे कि मेरी ओरिजिनल चीज़ें जो है, जो कि फेक नहीं है, सही बात है, अगर उसको कोई हटाता तो मेरा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो आज के समय में देखो क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि जैसे मान लो कोई कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, पूरे लाइफ में मैथ्स पढ़ाइए, ना इश्यूज़ को पढ़ा, मान लो, है ना, बहुत सारे लोग हैं, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई आजकल यूट्यूब में देखोगे ना भरमार हो गई है ऐसे लोगों की, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। पॉपुलर मतलब कि वीडियो बना दिया, किसी के बारे में ऊट-पटांग बोल दिया, है ना, किसी आपस में लड़ भिड़ गए, एक दूसरे की टाँग खींच रहे हैं, किसी को कुछ भी सही नहीं बोला, ऐसे इस टाइप से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, और उस बेसिस में क्या होगा, उस बेसिस में जो भी ये कंट्रोवर्सी और ये सब चीज़ें क्रिएट करके, और फिर लोग, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी से पॉपुलराइज हो जाती हैं, लोग उनको जानने लगते हैं। अब इसमें हमें क्या समझना है कि ऐसे लोग जो कि खास तौर से जिनको सुनने से, जो जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिनसे आपके जो विचार है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आज के समय में क्या है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई शॉर्ट्स में
कोई पैसे दिखा रहा है अपने, कोई गाड़ियाँ दिखा रहा है अपनी, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, जब यूथ उसी को फॉलो करते जा रहा है, उसमें 4-4, 5-5, 10-10 मिलियन लोग जो है उसको फॉलो कर, इससे माइंडसेट जो यूथ का है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आया, 2 लड़के आए, आपस में लड़ भिड़ गए, एक दूसरे का सर फोड़ दिए, और वो उसने ऐसे घूम के देखा, उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, वो सिगरेट पी रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखो, इट्स नॉट अ मोरल पुलिसिंग काइंड ऑफ थिंग। हमें समझना है कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लार्जर स्केल में अगर ऑडियंस या लार्जर स्केल में लोग जो हैं ऐसे विचारों से ग्रसित होते जाएंगे, ऐसे विचारों से ग्रसित होते जाएंगे, तो फिर आप कह सकते हो कि मोरल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगा। मेटरलिस्टिक ग्रोथ, शॉर्टकट मेथड से वो आपका प्रिवेल करेगा, और फिर वहाँ पे क्या सही है, क्या फेक है, क्या रियल है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी करता है आज के समय में। जिस तरीके का हमारा कंटेंट का जो कंजम्पशन है वो हमारे थॉट प्रोसेस को डिसाइड और डिफाइन करता है। और अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को सही नहीं कर पाए तो हम क्या सही है क्या गलत है कभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। कोई कॉमेडी करता है, कोई कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई छोटे किसी लेवल पे अपनी एक चीज़ कर रहा है, फिर पटांग बोल दिया, ये कर दो, कुत्ता बिल्ली को वोट कर दो, इस टाइप से बातें बोल दी, या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इस चीज़ पे कई बातें जो है चालू हो जाती हैं। वहाँ पे हमें समझना है कि जब एक मैच्योर लेवल पे हम जब डिस्कशन करते हैं, किसी भी कंटेक्स्ट में जब हमारा डिस्कशन होता है, तो उसपे बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक डिफरेंट सेट ऑफ पर्सपेक्टिव को रखा जाए। यहाँ पे एक अपना ओपिनियन हो क्या रहा है कि अपना जो ओपिनियन है, अपना जो एजेंडा है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, उसी को, अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करते हुए और उसको हम स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं, और उससे दूसरों को ग्रसित या इन्फेक्ट करने का कोशिश करते हैं। और वो आज के समय में सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों के बहुत आसानी से हो भी रहा है। और एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशनल बायस। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक विचार सुना और उस विचार उससे आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए, उस विचार को प्रूव करने के लिए डिफरेंट फैक्ट्स, फिगर और चीज़ों को लेकर, और आप पीछे पड़े रहोगे। इसको किया जाए, इसको मतलब उसी चीज़ को आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेटा फैक्ट क्रिएट कर, आप जो है इकट्ठा करते जाओगे। अब वो सही है कि नहीं सही है, वो दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बट आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैक्ट और ये सब कर, तो ये सब चीज़ें ही फेक चीज़ों को स्प्रेड करती है। जब आपका बिलीफ सही चीज़ों पे, ट्रुथ पर, जैसे आज के समय में रेस्पॉन्सिव और इथिकल एआई की बात होती है, और एआई रिस्पॉन्सिव भी हो और इथिकल भी हो। एलन मस्क की बात करते, उन्होंने ट्रुथ एआई की बात की है कि जो ट्रुथ वाली चीज़ों पर फोकस्ड हो, सच्चाई वाली। तो यही तो ज़रूरत है, और ये तब होगा जब राइट पीपल्स को फॉलो किया जाए। बहुत मैटर करता है राइट पीपल, मतलब हर एरिया में आपको साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, अच्छे प्रोफेसर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, अंदर से हम कुछ भी बोले, बट आप देखोगे आवर माइंड इज़ पोलराइज्ड। हम एक सोच रख रहे हैं, उस सोच के लिए हम ऐसे लोगों को फॉलो करने स्टार्ट करते हैं जो हमारे सोच को सेटिस्फाई करे, और उस सोच को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम फॉलो करेंगे, और फिर हम अपने माध्यम से उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे। ये एक चेन बन गई है, और इसी वजह से समाज बहुत तेजी से पोलराइज्ड हो रहा है, आइडेंटिटी कॉशियस बहुत अधिक हो रहा है ना। ये आप समझो, जब तक सोशल मीडिया नहीं था उस समय और आज के समय में समाज बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, डिवाइडेड है। इट्स वेरी मच डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो चीज़ें चल रही हैं, जो है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट इज़ सटायर, व्हाट इज़ पैरोडी, वो सब एक अलग चीज़ें हैं। बट हर चीज़ में लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें एक टर्म मेंशन्ड है, अगर सबसे लाइव देख रहे हो लाइक बटन प्रेस करना, और सेशन को जरूर से लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर से करना। कब सेशन अटेंड करते हो जरूर से कमेंट सेक्शन बता। वांट टू कीप सर्जरी बिल लो एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कभी भी इसमें देखो, वैसे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें देखो कई बार आप हेल्थ के बारे में चर्चा करते हो, हेल्थ एस्पेक्ट पे चर्चा करते हो, तो उसमें आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। यू कैन कोट इट अंडर द लाइक यू कैन मेंशन एज एन एग्जाम्पल। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब आप कह सकते हो कि ये भी एक बड़ा इशू है जब हम हेल्थ की बात करते हैं। तो जनरली कभी चर्चा तो इसे आर्गूमेंट के रूप में ही है, मतलब मान लो सर्जरी होती है और उसमें सही से चीज़ें प्रिकॉशनरी नहीं रखा गया, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन फैल सकता है। यही चीज़ इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस वाला पेज है। डेडली हीट वेव्स विल सून हिट बिलियंस, स्टडी आपकी कहती है। इसमें कुछ डेटा मेंशन्ड है, वो डेटा थोड़ा सा देखते हैं। ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपका भी बनता है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप हीट वेव्स है तो उसकी डेफिनेशन भी मैं आगे कराऊंगा। और जनरली जैसे
एक कंसेप्ट भी होता है जिसे हम हीट डोम भी बोलते हैं, हीट डोम, हीट डोम, ठीक है। अब आप ये समझो, सपोज करो सपोज करो कि एक रूम है, मान लो मैं सेशन ले रहा हूँ, ये रूम है, इस रूम में एसी लगा हुआ है, फैन लगा नहीं हुआ है, ठीक है। खिड़कियाँ बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, एसी बंद कर दिया। एसी जब चालू है बढ़िया ठंडक रहेगी, खिड़कियाँ खुली है ठंडक रहेगी, दरवाजा खुला ठंडक रहेगी। क्यों? अंदर की हवा बाहर जाएगी, बाहर की हवा अंदर आ रही है। तो इससे क्या है कि चीज़ें बढ़िया है कि अंदर की हवा बाहर जाएगी, बाहर की हवा अंदर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर, जब ऐसी स्थिति आपकी है तो चीज़ें प्रॉपर सर्कुलेशन है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। फिर आपने खिड़की बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, पंखा है पंखा बंद कर दिया, आप बैठ जाओ। हवा धीरे 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 आप देखोगे गर्म होती जाएगी, आपको बहुत बहुत गर्मी होती चली जाएगी, लगने लग जाएगी। तो ये क्या है कि अगर सर्कुलेशन मतलब हवाओं का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होगा कि गर्मी बढ़ सकती है, हीट की कंडीशन आ सकती है। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि जनरली जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। सपोज करो कि ये रीजन है, यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और हाई प्रेशर, ठीक है, तो ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएं, इधर से ठंडी हवाएं आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये हवाएं पूरी तरीके से इस ट्रैप हो जाएं, ऊपर से हाई प्रेशर हवाएं आ रही हैं और वो इस गर्म हवा को इधर ही ट्रैप कर लेती हैं। इसे कंसेप्ट भी बोलते हैं हीट डोम का कंसेप्ट। देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ हीट डोम। तो इससे क्या होगा, हीट वेव्स आपका जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हीट वेव्स जनरली ट्रैप्ड एयर की वजह से होता है। इफ दे आस्क यू व्हाट इज हीट वेव्स, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द हीट वेव्स, तो आपको याद रखना है दे आर जनरली द रिजल्ट ऑफ द ट्रैप्ड एयर। दे ऑकर व्हेन अ सिस्टम ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव इनटू द एयर। हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, हवाएं सेटल आपकी करती हैं। हीट वेव्स फॉर्म होती है जब हाई प्रेशर लगभग आपका कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन करता है, उस रीजन में काफ़ी समय तक आपका जो है रहता है। इसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से जो हवाएं हैं, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे हाई प्रेशर, मान लो प्रेशर ज़्यादा है तो चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आके प्रेस करेंगी, तो यहाँ पे गर्म हवाएं ट्रैप हो जाएंगी एंड इट विल रिजल्ट इनटू हीट वेव्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ध्यान में रखना। अब इसमें जैसे कि हीट डोम का कंसेप्ट अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कनाडा, यूएस और इन सब जगहों पे काफ़ी देखने को भी मिलता है। समर के टाइम पे जो जेट स्ट्रीम लाइक हीट डोम ऑकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हॉट ओशन एयर्स लाइक अ लिड और अ कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हीट डोम जो कि कनाडा, यूएस और इन जगह में देखने को मिलता है। यहाँ पे जब हीट डोम तब का ऑकर होता है जब जो गर्म समुद्री हवाएं हैं वो ट्रैप हो जाएं एक ही जगह पे, जब पानी गर्म समुद्र का हो जाए। तो उसके लिए क्या है, जैसे जेट स्ट्रीम, हॉट स्टैग्नेट एयर एक्सपैंड अपवर्ड, strong and high pressure atmospheric conditions combined with the influence from La Nina act like a dome or a cap in process known as convection. Under the dome the air sinks and compresses. सेम सा वही सारे पॉइंट्स, मतलब इसको लिखा हुआ आप रीड कर लेना। इसमें ग्राफिक में बात यही बोली जा रही है कि जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर से ट्रैप हो जाती हैं, तो वो गर्म हवाएं इस जगह पर ट्रैप रहेंगी एंड दे विल कॉज लाइक हाई टेम्परेचर जो है इस रीजन में कॉज करेंगे। द हीट डोम ये जो है ब्लॉक आउट करेंगे क्लाउड्स को विच प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम द सन हीट्स, ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो ब्लॉक द क्लाउड्स, है ना, मतलब क्लाउड्स के, क्योंकि क्लाउड्स जितना अधिक होगे वो भी आप कह सकते हैं हीट को ट्रैप करता है। तो थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि क्लाउड्स को भी हीट डोम के वजह से ब्लॉक आपका हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो, जब आप हीट वेव्स की डेफिनेशन देखते हो तो ये सब मैंने बना दिया है तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखो, जब आप ये डेफिनेशन देख लो कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स में और 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन में, बेस्ड ऑन द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री से 4.5 डिग्री से लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, मतलब कहीं कभी नॉर्मल टेम्परेचर उसमें से इतना टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर नॉर्मल से भी ज़्यादा और 6.4 से भी ज़्यादा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो सीवियर हीट वेव्स आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर इज 4.5 डिग्री सेल्सियस और मोर फ्रॉम नॉर्मल। हीट वेव्स में भी डिस्क्राइब प्रोवाइडेड एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको ये बस इतना याद रखना है कि हीट वेव्स अगर नॉर्मल टेम्परेचर कहीं का है उसमें 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, सीवियर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक प्लेन एरिया में और 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन पे आपका होगा, तो ये वो स्थिति आपकी, हम उसको कहते हैं दैट दिस रीजन इज बेसिकली फेसिंग द, ये रीजन आपका फेस कर रहा है हीट वेव्स। बहुत सारे लोग हैं, ये हाईलाइट अभी स्टडी क्या कह रही है कि जो डेडली ह्यूमिड हीट है वो देखने को आपकी कंटिन्यूस बेसिस में मिल रही है।
लाइक दिल्ली टू संघाई ये तेज़ी से बढ़ेगा। एंड ये जो वार्मिंग है जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, अब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आप देखोगे, आप कहते हो ना बहुत उमस हो रही है, जैसे मान लो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मी भी बहुत अधिक हो जाती है। जितनी ह्यूमिडिटी है गर्मी भी बढ़ सकती है, और ये स्थिति और अधिक इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसी स्थिति और अधिक देखने को जो है वो मिल सकती है। अब यहाँ पे कहा गया कि 750 मिलियन लोग हैं, ये पॉइंट नोट कर लो, 750 मिलियन पीपल है जो कि दे कुड एक्सपीरियंस 1 वीक पर ईयर ऑफ पोटेंशियली डेडली ह्यूमिड हीट, है ना। तो यहाँ पे आप खुद देखो कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लगभग 750 750 पीपल 750 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दे विल बी अफेक्टेड। और 3 डिग्री सेल्सियस अगर वार्मिंग होती है तो 1.5 बिलियन विल बी अफेक्टेड। अब देखो 2 डिग्री सेल्सियस तक तो हम वैसे ही पहुंच रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इतना टेम्परेचर ना बढ़े उसको तो शायद ही हम मीट कर पाएँ। 2 डिग्री 3 डिग्री तो बढ़ेगा ही। और उसमें आप खुद देखो कि जो ये हीट वेव्स है, इससे कितनी बड़ी पॉपुलेशन विश्व की जो है वो आपकी अफेक्ट हो सकती है। वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड में ऑन ट्रैक फॉर 2.8 डिग्री सेल्सियस फॉर वार्मिंग बाय 2100 अंडर करंट पॉलिसीज। मतलब जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं तो हो सकता है 2.8 तक रीच करे 21वीं सदी के ख़त्म होने तक। इंडिया, पाकिस्तान और गल्फ़ की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी वो रीच कर चुके हैं, मतलब दे आर फेसिंग ह्यूमिड हीट वेव्स। उनकी सिटीज़ में ये चीज़ें फेस जो है की जा रही। कमेंट सेक्शन में आप बताओ एक बार, कमेंट सेक्शन बताओ अर्बन हीट आइलैंड्स क्या हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड्स क्या हैं। जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन हीट आइलैंड्स। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये आंसर है आर्या ने सेंड किया है। थोड़ा सा अभी और भी टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। जेंडर पे गैप के ऊपर है, इन्होंने आंसर लिखा है। आई थिंक वर्ल्ड लिमिट क्रॉस हुई है, और इस आंसर में जेंडर पे गैप पे मैंने और आउटकम ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, तो ज़्यादातर आपको जो पोर्शन होना चाहिए कि कौन से सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं, हाउ द सोशल इनइक्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और जेंडर पे गैप, सामाजिक लेवल पे और फैमिली लेवल पे, और फिर वे फॉरवर्ड। और इसके आपके कई सारे जो आंसर मैंने देखे उसमें वे फॉरवर्ड और उस पर ज़्यादा चर्चा हो रखी है। हमेशा याद रखो जो पूछा गया 70% उसी पे लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये लिखा है अप्रोच, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग भी आंसर सेंड करो, ठीक है, आलस मत करो। लोग लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन लोग लिख रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आप पीछे ना रहो, आगे रहो, तो थोड़ा सा सीरियस हो अपने अपने मतलब काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। नहीं तो फिर तो आप जानते ही हो कि आउटपुट आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिल पाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सॉन्ग इन अ लूप। ठीक है, इसी पर बेस्ड आज मैंने मेंस का प्रश्न भी आप लोग के लिए बनाया। इस पर काफ़ी अच्छी चर्चा की गई है। तो इसमें आप जो टॉपिक का नाम आईआर के अंदर नोट कर सकते हो, अंडर इंटरनेशनल रिलेशन। तो आईआर के अंदर एक टॉपिक आप नोट कर सकते हो, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताओ कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर मिला के टोटल कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, टोटल परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स मिला के टोटल आपके कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स मूव टू एंड डिस्कस द टॉपिक्स जो डिस्कस सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ था वो रिफ्लेक्ट करता है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, दैट इज़ 1945 की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें जब यूएन फाउंड किया गया था 1945 में, तो उसमें 11 मेंबर्स थे, एंड आउट ऑफ द टोटल यूएन मेंबरशिप ऑफ 51 कंट्रीज, तो लगभग 22% जो मेंबर स्टेट्स थे वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा थे। मतलब पहले स्टार्टिंग में 51 देश थे यूएन का पार्ट, उसमें से 22% अब उसका हिस्से थे। आज 193 मेंबर्स है और मात्र 15% ही यूएनएससी का मेंबर हैं। तो टोटल मतलब लेस देन 8%। ये डेटा बहुत अल्टीमेट है, इस डेटा को अपनी डायरी में लिख लो। और इस मतलब कभी भी यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म पे प्रश्न आए तो ये डेटा जरूर से लिखना। बहुत अच्छा डेटा, आज तक मतलब मुझे याद नहीं कि ऐसा डेटा हमने कभी डिस्कस किया है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखो कि जो ओरिजिनल चार्टर है जो कि 1965 के अंदर आया, जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड किया गया था, 11 से 15 देश इस पर ऐड किए गए थे। 4 मोर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना, 5 तो पहले से ही हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो तभी से हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बोथ इन एब्सोल्यूट नंबर एंड इन प्रोपोर्शन ऑफ द मेंबरशिप डू नॉट फील एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ऑन द बॉडी। मतलब 11 से 15 हो गया। अब आज के समय में देखो 193 मेंबर्स हैं यूएन के अंदर। तो अब अभी पहले 11 थे, आप 11 से 4 और बढ़ा दिए। 1965 में वो भी आपने किया।
अब आज 2023 चल रहा है और पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि इसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को बढ़ाना। अभी तो क्या है कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लॉबीज बनी हुई है, एक तरफ रशिया चाइना, दूसरी तरफ यूएस। तो अगर दोनों में से अगर कोई नहीं चाहता यहाँ कुछ हो, अगर मान लो कोई इशू है उसमें यूएनएससी को लेना स्टैंड, तो वीटो लगा देंगे, रशिया या चाइना लगा देंगे। यूएस नहीं चाहता तो यूएस और ये सब लगा देंगे। तो यही आपस में सेल्फ इंटरेस्ट अप्रोच है। और असल में अगर ये चीज़ रोकी जा सकती है अगर और देश आ जाए, इनके रोल इन्फ्लुएंस को रिड्यूस किया जाए, मान लो 10 मेंबर्स आ जाए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वोटिंग में जिसका भी मतलब जिसका नंबर ज़्यादा होगा वही चीज़ आपकी रिप्रेजेंट होगी। तो कॉम्पोजिशन जो काउंसिल का है वो कहीं ना कहीं इट गिव्स अनड्यू वेटेज टू द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ दोज डेज। तो देखो सिंपल सी बात है कि उस समय की स्थिति 1947, 45, 50, 60, उस समय जो चीज़ें थी वो सेम चीज़ आज भी उस कॉम्पोजिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग इंक्लूडेड है उनको अनड्यू एडवांटेज भी आपका मिल रहा है। लाइक मान लो यूरोप है, 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन की है और 33% सीट्स जो हैं वो यूरोप के पास हैं। बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, ये बहुत अल्टीमेट फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो 3% पॉपुलेशन है और 33% सीट्स यूरोप के पास है, तो ये क्या है, मतलब ये तो बैलेंस ऑफ पावर को भी अफेक्ट करता है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है, प्लस इंडिया की यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंस रहा है। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जरूरी है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है हमारे पास और हम इतना रोल भी प्ले कर रहे हैं। अब अगर चेंजेस करना है तो इसमें जरूरी क्या है कि 2/3 जो मेजोरिटी है ओवरऑल मेंबरशिप की, लगभग 193 में से 129 कंट्रीज हैं वो एग्री करें, और मतलब जो भी चेंजेस हैं उसको प्रपोज किया जा सकता है। बट ये भी देखो, ये बड़े जो देश हैं जो यूएनएससी का मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, सब उन्हीं के हाथ में है। वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं उनके ऊपर बहुत निर्भर आपका करता है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी रेटिफिकेशन होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पूरा, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई चीज़ पास होती है वैसे ही असेंबली के अंदर भी पास होगी, और फिर उसके बाद सबको कन्विंस करना, 2/3 मेंबर्स को कन्विंस करना, एग्री वो करते हैं, फिर देयर कैन बी अ रिफॉर्म। बट उसमें भी देखो क्या है कि सब अलग अलग लॉबीज़ भी बनी हुई हैं, अलग अलग लॉबीज़ भी आपकी बनी हुई हैं। सब सोचते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बन जाए, हम भी इसका बन जाए। कोई देश कहेगा हम हिस्सा बन, तो उससे काउंटर जो है आपका दूसरा सोचता है कि हमें बनना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ, एक तो G4 ग्रुप क्या है और कॉफ़ी क्लब क्या है। दो टर्म्स, एक G4 ग्रुप क्या है और कॉफ़ी क्लब क्या है, दोनों बताना कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया लाइकली टू स्किप BRI। चाइना का BRI समिट है, इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनेगा। एक बार समिट होगी तो इस पर चर्चा हम करेंगे, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अभी जो भी हमस और ये सब सब चल रहा है ना, इसमें ये बहुत बड़ा रोल इसका, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाना, तो उसमें 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, है ना, करंट अफेयर्स के उसमें, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल इशूज़ को समझना है। बाकी चीज़ें तो मीडिया में आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझना कि देखो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो अगर आप, मैंने जैसे ARC रिपोर्ट में भी टेररिज्म पे आपको पढ़ाया है। अब उस टेररिज्म पे अगर आप डेफिनेशन पे जाओ, ऑल दो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी है, लेकिन टेररिज्म में क्या होता है कि जो आपका टारगेट है, जैसे सिविलियन सिविलियन जो आपका टारगेट है वो मेन टारगेट नहीं होता है। मतलब मान लो इसराइल के लोगों को मारा गया, तो लोगों को मारा गया, मेन टारगेट वहाँ की सरकार है। ऐसा जो एक्ट है उसी को टेररिस्ट एक्ट बोलता है। वॉर की स्थिति क्या होती है, जो वॉर है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉर, वॉर क्या होता है। वॉर में तो क्या है कि आपकी आर्मी लड़ती है, अगर आप बहुत बहादुर हो ना तो आर्मी के माध्यम से अगर लड़े तो वो उसे हम वॉर कहते हैं। लेकिन जब आप सिविलियन, मतलब जो सिविलियन को टारगेट करते हो, इतनी एट्रोसिटीज करना, दैट इज अ टेररिस्ट एक्ट। जो डेफिनेशन जनरली अगर हम सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिपोर्ट को देखें, और ये मतलब क्या कहा जा सकता है, मतलब आप लोगों ने फुटेज वीडियोस देखा ही होगा, ऐसे ही स्थिति रही है। तो यहाँ पे इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, रशिया कैसे इन्वॉल्व है, चाइना कैसे इन्वॉल्व है, यूएस कैसे इन्वॉल्व है, वो सब मैंने डिस्कस किया अलग से वीडियो में। अब यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करोगे तो 2000, ये मैं थोड़ा मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। 2013 के बाद से ये प्रपोज किया गया है 2013 के लिए, 2000, ठीक है, 2013 के इसमें प्रपोज किया गया है। और इसमें अगर आप देखो 2013 को आपको प्रपोज किया गया है, 2013। अब इसमें अगर आप देखो तो प्रयास क्या किया जा रहा है चाइना के माध्यम से, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, कि वो
अलग अलग जगहों पे अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पूरा सारा रीजन यहाँ पे देखो, ये पूरा इलाका जुड़ा हुआ है। अभी प्रपोज किया गया था जो कि ये रीजन कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। G20 में आईमेक जो था, इंडियन मिडिल ईस्ट को इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक तरीके से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ से आई थिंक ये कनेक्टिविटी और ये सब कनेक्टिविटी यूरोप तक जाने की बात हो रही थी। अब अगर आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो अभी यहाँ चल रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस कॉज कर दिया, तो ये पूरा कॉरिडोर डैम नहीं हो पाएगा। और चाइना अपने इस पे देखो, ये सब अभी सबमिट होनी है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की जो सबमिट होनी है, इससे पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। हमस ने अटैक किया इसराइल पे अटैक किया इसराइल के माध्यम से, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो यहाँ पूरा का इसराइल अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, प्लस इस रीजन में एक तरीके से जैसे ग्रुपिंग आ रही है, I2U2 ग्रुपिंग है, उसके बाद ये कॉरिडोर है, ऐसी चीज़ें होके इसराइल के माध्यम से इस पूरे रीजन को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। चाइना साइडलाइन हो जाता, लेकिन अब क्या है, ये स्थिति बन गई, हमस ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद आप मानो पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसमें बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आ गए। अब इसराइल के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज अगर कोई कॉरिडोर उस रीजन में बनाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। फिर अब सबमिट होनी है BRI, अब वो प्रपोज करेंगे कोई बात नहीं, इनका कॉरिडोर नहीं, हमारा हम कॉरिडोर बना रहे, हमारा कॉरिडोर जो है इस पे, इससे आप लोग देश जो है जुड़ सकते हैं। तो ये सब इसी सब की कंपटीशन है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव तहत चाइना भी यही करना चाहता है। वो चाइना चाहता है कि वो अलग अलग देशों तक जैसे अपना कॉरिडोर बनाए, कनेक्टिविटी बढ़ाएं और अपनी चीज़ें बेच सके वो, ये सारा उसका एम है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड करना, और उसमें ये फ्री कंटेंट है, देख लो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। ये जो ई बुक है इसको मिस मत करना। प्लस मैंने कल 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, एक लेक्चर आज शेड्यूल्ड है 3 बजे, आप लोग देख लेना। और ARC रिपोर्ट की सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये सारे लेक्चर मिस मत करना, ठीक है। ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, कोर्स सर्च करना, एंड्रॉयड ऐप है तो सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका चल ही रहा है, तो उसको भी आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, फिश मिंट के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। What is fish mint? It has a fish-like taste and smell, hence the name fish mint. The medicinal properties and benefits of fish mint have been documented in ancient texts of traditional Chinese and Japanese medicine as well as Ayurveda and Siddha. The herb, which is believed to be a native of South America, grows easily on dry soil and is resistant to flooding. आपको करेक्ट जो है, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया द हर्ब विच इज़ बिलीव टू बी नेटिव टू साउथ अमेरिका, ग्रो इजिली ऑन ड्राई सॉइल एंड इज रेजिस्टेंट टू फ्लडिंग। ये साउथ अमेरिका नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना, फिश मिंट के बारे में डाउन टू अर्थ न्यूज़, तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। मेंस का क्वेश्चन देख लो, UN इज लूजिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड गेनिंग सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच डिस्कस करना है। 250 शब्द में लिखना है, तो आप लोग लिखो अपना आंसर। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहीं से आपको PDF भी मिलता है, तो आप जरूर से आंसर अपना सेंड करें। आकलन सीरीज जल्द से जल्द मैं लॉन्च करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।